Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. स्टार्ट करते हैं देखिए हमारी आज की क्लास से। तो देखिए जो ज्योग्राफी की क्लास मैंने स्टार्ट की है, जिन बच्चों का सब्जेक्ट सोशल साइंस है, सीटेट पेपर 2 के लिए सोशल साइंस सब्जेक्ट है, उनके लिए क्लास बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि 6 to 8 की जितनी भी NCERT बुक्स आपकी SST की हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस। तो देखिए हिस्ट्री और ज्योग्राफी तो मैंने आपकी स्टार्ट करा दी है, ठीक है। जैसे ही लगेगा कि ये कंप्लीट होने वाली है वैसे ही आपकी पॉलिटिकल साइंस भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। हिस्ट्री की 6th क्लास कंप्लीट हो चुकी है, 7th क्लास चल रही है, और ज्योग्राफी की अभी 6th क्लास स्टार्ट हुई है, जिसका फर्स्ट चैप्टर मैं आपको करा चुकी हूँ। आज सेकंड चैप्टर यहाँ पर होने वाला है। तो देखिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं दिसंबर एग्जाम के लिए, या फिर जो एग्ज़ाम जनवरी में भी हो सकता है, दिसंबर या जनवरी में मान के चलिए, वो इन क्लासेस से अपने नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि जितने भी NCERT के नोट्स हैं आपके 1 लीनियर फॉर्म में मैं यहाँ पर आपके लिए प्रिपेयर करके ला रही हूँ, ठीक है। अब देखिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के चैप्टर से। तो देखिए आज जो चैप्टर यहाँ पर है वो है चैप्टर नंबर 2 ज्योग्राफी का, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। क्या है? ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। पृथ्वी उत्तर व दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी और मध्य से थोड़ी उभरी हुई है। देखिए जैसा कि ग्लोब में दिखा देते हैं कि जो पृथ्वी है वो गोलाकार है, तो पृथ्वी गोलाकार नहीं है। वो क्या है? उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर तो क्या है? चपटी हुई है, और बीच में से मतलब जो मध्य पोर्शन है उसका, उसमें से थोड़ी सी उभरी हुई है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। देखिए जो ग्लोब है, ग्लोब में जो महाद्वीप होते हैं, ठीक है, इनको क्या करा जाता है? दर्शाया जाता है ग्लोब के थ्रू। एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। देखिए जिसे अक्ष कहा जाता है, ये क्या है? ये अक्ष होती हैं, जो सुई हैं, जिसको 2 अवस्था में डिवाइड करती है। ग्लोब पर वे 2 बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव हैं। देखिए ये उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव हैं, जहाँ से जो ये सुई है ये होकर गुजरती है। अब देखिए जो ये सुई होती है ये पृथ्वी पर एक्चुअल में नहीं है, ठीक है। ये क्या है? ये एक्चुअल में नहीं है, ये क्या है? एक इमेजिनरी रेखा होती है जो बनाई गई है, लेकिन पृथ्वी पर ऐसा कोई भी सुई नहीं होती, ठीक है। अब देखिए ग्लोब में इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। देखिए जो ग्लोब है वो किस तरीके से घुमाया जाता है? इस डायरेक्शन में घुमाया जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पर बोली गई है कि ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। अब देखिए पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। देखिए जो सुई बताते हैं वो क्या है? एक काल्पनिक रेखा है। ऐसी कोई भी वास्तव में सुई पृथ्वी पर नहीं पाई जाती है। अब देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर एक अन्य काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, जिसे विषुवृत्त कहा जाता है। देखिए विषुवृत्त रेखा कहाँ पर होती है? तो देखिए जब ग्लोब हम देखते हैं, देखिए जब हम ग्लोब देखते हैं तो यहाँ पर जो रेखा होती है वो क्या होती है? जिसको 2 बराबर भागों में बांटती है, वो होती है विषुवृत्त रेखा। अब देखिए आगे मैं आपको मैप में दिखाऊंगी। इस रेखा में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। देखिए जो विषुवृत्त होता है, विषुवृत्त रेखा जो होती है, जो एक काल्पनिक रेखा होती है, ग्लोब को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, और जो नीचे का आधा हाफ पार्ट होता है उसको दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। अब देखिए अक्षांश रेखाएं यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए इस तरीके से होती है विषुवृत्त रेखा, ठीक है, ये होती है विषुवृत्त रेखा। इसके ऊपर जो पोर्शन होता है वो होता है हाफ, जिसको हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। और इसके नीचे का जो हाफ पोर्शन होता है उसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, तो वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। विषुवृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश मतलब समानांतर रेखाएं कहते हैं। देखिए ध्रुव क्या है? आपका पोल, ये है पृथ्वी का पोल, ठीक है, ध्रुव है। तो देखिए ध्रुव तक जितनी भी ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो किसके समानांतर होती हैं? विषुवृत्त के समानांतर, विषुवृत्त रेखा के समानांतर होती हैं, उनको अक्षांश रेखाएं कहा जाता है, ठीक है। ये जो रेखाएं हैं ये क्या हैं? ये अक्षांश रेखाएं होती हैं। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर विषुवृत्त 0 अंश अक्षांश को दर्शाता है। विषुवृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, तथा विषुवृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है कि अक्षांश जो समानांतर रेखाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 4 पार्ट्स में
देखा गया है उनको किस तरीके से। तो देखिए जो फर्स्ट है वो है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा। क्या है? उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा जो कितने पर होती है? 23.5 पर होती है। किसमें? 23.5 उत्तर में होती है। उसके बाद दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा जो 23.5 दक्षिण में, विषुवृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में ध्रुव व्रत, और जो लास्ट आती है वो होती है विषुवृत्त के 66.5 दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव व्रत। अब देखिए किस प्रकार से डिवाइड की गई है, तो देखिए वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट जो आती है, देखिए उत्तरी ध्रुव व्रत, उत्तरी ध्रुव व्रत है 66.5 उत्तर में। उसके बाद कर्क रेखा, कर्क रेखा देखिए 23.5 उत्तर में। विषुवृत्त जो होता है वो देखिए किस पर होता है? 0 डिग्री पर होता है। मकर रेखा 23.5 दक्षिण में। दक्षिणी ध्रुव व्रत, देखिए दक्षिणी ध्रुव व्रत 66.5 में, कितने में? दक्षिण में। ठीक है, तो ये 4 रेखाएं हैं जो यहाँ पर डिवाइड की गई हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो है, देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है वो है पृथ्वी के ताप कटिबंध। क्या है? पृथ्वी के ताप कटिबंध। तो देखिए पृथ्वी के ताप कटिबंध भी यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से कटिबंध हैं जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं। तो देखिए फर्स्ट होता है उष्ण ताप कटिबंध। क्या होता है? उष्ण ताप कटिबंध। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है और इसे उष्ण ताप कटिबंध कहते हैं। देखिए ये जो उष्ण ताप कटिबंध है वो किसके? कर्क रेखा और किसके? मकर रेखा के बीच में स्थित होता है। तो देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित है उष्ण कटिबंध। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया आपका उष्ण कटिबंध। अब देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट आता है आपका शीतोष्ण कटिबंध। क्या होता है? शीतोष्ण कटिबंध। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव व्रत तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा व दक्षिणी ध्रुव व्रत के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। कैसा रहता है? मध्यम रहता है, इसीलिए इसे शीतोष्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शीतोष्ण कहा जाता है। तो देखिए शीतोष्ण कटिबंध कैसे होते हैं, तो देखिए यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए जो कर्क रेखा उत्तरी ध्रुव व्रत के बीच में पाए जाते हैं शीतोष्ण कटिबंध, तो ये होगा उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। ऐसे ही दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध वो कहाँ पर होता है? मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव व्रत के बीच में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। जो आपका थर्ड है वो है शीत कटिबंध। क्या है? शीत कटिबंध। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव के बीच में के क्षेत्र जो होते हैं उनमें बहुत ठंड होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ऊपर नहीं आ पाता, इसीलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। कहाँ पर? तो देखिए उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव के बीच में जो क्षेत्र होते हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? तो उनको शीत कटिबंध कहा जाता है। देखिए ये वाला जो पोर्शन होता है ये क्या है आपका? ये है शीत कटिबंध। ठीक है, तो उत्तर में उत्तरी शीत कटिबंध और दक्षिण में दक्षिणी शीत कटिबंध। ये जो एरिया होता है ये सबसे ज़्यादा क्या होता है? ठंडा होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है देशांतर। क्या है? देशांतर। तो देखिए देशांतर क्या होता है? उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं वो देशांतर कहलाती हैं। देशांतर को अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। अक्षांश समानांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी यामोत्तर की लंबाई समान होती है। देशांतर वृत्त जो है वो 360 डिग्री का होता है। किसका होता है? 360 डिग्री का होता है। अब देखिए जो नेक्स्ट है वो है यामोत्तर। क्या है? यामोत्तर। इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरने वाली रेखा को मध्याय रेखा कहते हैं, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित से गुजरने वाली यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर माना गया है। प्रमुख यामोत्तर उसको कहते हैं। इसका जो मान होता है वो 0 डिग्री देशांतर होता है तथा यहाँ से हम पृथ्वी को 2 समान भागों 180 डिग्री पूर्वी गोलार्ध और 180 डिग्री पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है मुख्य मध्याह्न रेखा होती है, विभिन्न देशों में समय निर्धारित करती है। 180 डिग्री अक्षांश पर स्थित अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इसको कहा जाता है। यह एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जहां एक दिन से तारीख बदल जाती है और पूर्वी देश पश्चिम देश से 1 या कुछ घंटे आगे चलते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जो समय डिवाइड किया जाता है, जो समय का अनुमान लगाया जाता है वो किसके अकॉर्डिंग? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के अकॉर्डिंग देखा जाता है। ठीक है, अब देखिए मानक समय देख लेते हैं। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन जो होता है वो पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति है। देखिए जो सबसे अच्छा जो क्या होता है मापन होता है वो क्या होता है? पृथ्वी और चंद्रमा
में जो ग्रहों की स्थिति होती है उससे हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो यहाँ पर पॉइंट है, सूर्योदय व सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में हैं उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। देखिए जो पृथ्वी है वो क्या करती है, पूर्व से चक्कर लगाती है। देखिए पूर्व को चक्कर लगाती है पश्चिम से पूर्व को, ठीक है, पश्चिम से पूर्व को जाती है, तो जो स्थान कहाँ पर होगा, जो पूर्व में होगा वो तो आगे होगा और जो पश्चिम में होता है वो क्या होगा, पीछे होगा। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि जो पृथ्वी के पूर्व में होता है उसका टाइमिंग क्या होगा, आगे होगा, और जो पश्चिम में होगा उसका टाइमिंग क्या होगा, पीछे होगा। अब देखिए समय के अंतर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर हम निकालते हैं, तो देखिए 24 घंटे लगते हैं पृथ्वी को, ठीक है, पूरा चक्कर लगाने में 24 घंटे, और कितना घूम जाती है, 360 डिग्री कंप्लीट घूम जाती है। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो 1 आवर कितने के इक्वल हो जाएगा, तो 1 आवर हो जाएगा 15 डिग्री के इक्वल। कितने के हो जाएगा, 15 डिग्री के इक्वल। अगर हम मिनट्स में निकालते हैं तो देखिए 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, तो 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, 60 मिनट्स होते हैं। 60 मिनट्स कितने के बराबर हो जाएंगे, 15 डिग्री के। तो यहाँ से 1 डिग्री कितने के बराबर आ जाएगी आपकी, 4 मिनट के। ठीक है, 4 मिनट के। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। देखिए किस तरीके से निकालेंगे तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन मानक समय से आपका ज़रूर ही एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो कैलकुलेशन टाइप में आपसे पूछ लिया जाए या फिर डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाए, लेकिन एक क्वेश्चन ज़रूर ही आता है एग्जाम में। देखिए इस प्रकार समय जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, देखिए जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा कितना, 15×4। देखिए 15 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा, 15 की अगर हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 60 मिनट। देखिए 15 की 4 से मल्टीप्लाई क्यों की है, 15 की 4 से मल्टीप्लाई यहाँ पर क्यों की गई है, तो देखिए यहाँ पर 1 डिग्री में कितना होता है, 1 डिग्री में 4 मिनट होती हैं। ठीक है, 1 डिग्री में कितनी होती हैं, 4 मिनट होती हैं। इसीलिए इन्होंने क्या किया, 15 डिग्री का निकाला है, तो 15 डिग्री कि किससे मल्टीप्लाई कर दी उन्होंने, 4 से मल्टीप्लाई कर दी, तो वो कितने मिनट, मतलब आवर्स में टाइमिंग आ गया। लेकिन हमने देखिए पीछे हमने आवर्स में भी निकाला हुआ है, 1 आवर कितने के इक्वल होता है, तो 15 डिग्री के इक्वल होता है। और अगर हम मिनट्स में देखें तो 4 मिनट्स कितने के इक्वल होती हैं, तो 1 डिग्री के इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ करनी कोई ज़रूरी नहीं है, हमें पता है कि 1 आवर कितने के इक्वल होता है, 15 डिग्री के इक्वल होता है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर वहाँ पर 12 बजे हैं तो पूर्व में कितने बजे होंगे, 1 बजा होगा, क्योंकि जो टाइमिंग है वो क्या चलता है, आगे चलता है। तो देखिए यहाँ पर 1 घंटे का डिफरेंस है, तो वो 1 घंटा पूर्व में क्या हो जाएगा, आगे, और पश्चिम में क्या हो जाएगा, पीछे। तो देखिए अगर हम पूर्व की यहाँ पर बात करें तो पूर्व में देखिए जो समय होगा वो 1 बजा होगा, मतलब 1 घंटा आगे। और अगर हम पश्चिम की बात करें तो वहाँ पर 11 बज रहे होंगे, क्योंकि पश्चिम में जो समय है वो क्या चलता है, पीछे चलता है। तो यहाँ पर 1 घंटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर पीछे हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये चीज़ बस आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपसे पूर्व में पूछा जाएगा तो आपको जो भी टाइमिंग आपका निकलेगा उसको क्या कर देना है, उसमें ऐड कर देंगे। और अगर पश्चिम में जा रहा है तो पश्चिम में क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे, जितने भी घंटे का डिफरेंस वहाँ पर आएगा। ठीक है, अब देखिए जो भारत का मानक समय है, देखिए जो भारत का मानक समय है वो हम किस में से कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए हमें याद रखना पड़ता है 82.5 पूर्व को मानक या उत्तर माना गया है। मतलब अगर दे दिया कि कोई शहर 72 डिग्री एंड हाफ मिनट पर है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका डिफरेंस निकालेंगे, और डिफरेंस निकालने के बाद जो वो क्या आता है आपका, जो यहाँ पर आपको पता है कि 1 डिग्री कितने के इक्वल होता है, 4 मिनट के इक्वल होता है, या फिर हम आर से कैलकुलेट कर सकते हैं। आर से कैसे करेंगे, 1 आवर इक्वल होता है 15 डिग्री के। तो जो भी यहाँ पर डिफरेंस होकर डिग्री आपको मिलेगी उसके आप 4 मिनट से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना टाइमिंग आपका आएगा। अगर पूर्व में पूछा है तो प्लस कर देना, पश्चिम में पूछा है तो माइनस कर देना। ठीक है, अब देखिए इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। भारत ग्रीनविच के 82.5 पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे मिनट आगे है। अब देखिए जो अगर हम देखिए जो ग्रीनविच है, ग्रीनविच पर जो स्थिति है वो क्या है, 82.5 पूर्व में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर जो समय है वो ग्रीनविच से कितना आगे रहता है, तो 5 घंटे और 30 मिनट्स आगे रहता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी एग्जाम में पूछा जाता है।
ठीक है, कि कितना घंटे आगे रहता है, तो 5.5 घंटे आगे रहता है। तो इसीलिए देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी आपसे पूछा जाता है कि जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में कितना समय होगा। तो देखिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे हैं और ग्रीनविच से जो भारत है वो कितना आगे चलता है, तो 5.5 घंटे आगे रहता है। तो 2 में अगर आप 5.5 घंटे क्या कर देंगे, ऐड कर दोगे, तो कितना बच जाएगा, 7:30 बच जाएगा शाम के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट भी पूछा जाता है एग्जाम में। पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। अब देखिए प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। पीछे पश्चिम में 12 मानक समय, मतलब 15 डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, मतलब 180। देखिए जो पृथ्वी है, पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले कितने 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने समय क्षेत्रों में बांटा गया है, 24 समय क्षेत्रों में। अब देखिए यहाँ पर 15 डिग्री कितने के, 1 आवर के इक्वल होता है 15 डिग्री। अगर हम इस 15 डिग्री की किससे 12 से मल्टीप्लाई, क्योंकि देखिए जो पृथ्वी है दो बराबर क्षेत्रों में डिवाइडेड है। ठीक है, 2 बराबर क्षेत्रों में डिवाइड, तो एक तरफ 12 हो जाएंगे और दूसरी तरफ भी कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम पूर्व में निकालते हैं, मतलब अगर हम पश्चिम में निकालते हैं, तो 12 की किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 से, क्योंकि देखिए 1 आवर कितने के इक्वल होता है, 15 डिग्री के। तो यहाँ पर भी 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर 12 की हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 डिग्री से, तो कितने यहाँ पर भी 180 डिग्री आ जाएगा। तो देखिए यही चीज़ यहाँ पर इन्होंने बता रखी है कि पश्चिम में 12 मानक समय 180 डिग्री आगे और पूर्व में 12 मानक समय 180 डिग्री। पृथ्वी अपने 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है। अब ये बता रखा है यहाँ पर कि 360 डिग्री कैसे घूमती है, तो देखिए वो भी यहाँ पर आपको बता दिया गया है। देखिए इस चैप्टर में मानक समय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मानक समय से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं इस चैप्टर से, जब आपकी 6th क्लास कंप्लीट हो जाएगी ज्योग्राफी की, तो उसके जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं इस चैप्टर से, इस क्लास से, तो वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको एक साथ करा दूंगी। जैसे मैंने आपको हिस्ट्री के क्वेश्चंस कराए हैं, जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं टॉपिक से, वो सब मैंने आपको वहाँ पर भी करा दिए हैं। ऐसे ही जब 6th क्लास कंप्लीट हो जाएगी ज्योग्राफी की, तो वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर करा दूंगी। ठीक है, तो मानक समय से जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं वो किस तरीके से आपको निकालने हैं, वो सब मैं आपको जब ये क्लास कंप्लीट हो जाएंगी, 6th क्लास कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद मैं आपको करा दूंगी। ठीक है, तो आज की क्लास देखिए आपकी यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।